नमस्कार दोस्तों, अल्फाजा डायरी बाय डीएस में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मोहन राकेश की लिखी कहानी मिस पाल का भाग 1। वह दूर से दिखाई देती आकृति मिस पाल ही हो सकती थी। फिर भी विश्वास करने के लिए मैंने अपना चश्मा ठीक किया। निसंदेह वह मिस पाल ही थी। यह तो खैर मुझे पता था कि वह उन दिनों कुल्लू में रहती हैं, पर इस तरह अचानक उनसे भेंट हो जाएगी वह नहीं सोचा था। और उसे सामने देखकर भी मुझे विश्वास नहीं हुआ कि वह स्थायी रूप से कुल्लू और मनाली के बीच उस छोटे से गांव में रही होगी। वह दिल्ली से नौकरी छोड़कर आई थी, तो लोगों ने उसके बारे में क्या क्या नहीं सोचा था। बस रायसन के डाकखाने के पास पहुंचकर रुक गई। मिस पाल डाकखाने के बाहर खड़ी पोस्ट मास्टर से कुछ बात कर रही थी। हाथ में वह एक थैला लिए थी। बस के रुकने पर ना जाने किस बात के लिए पोस्ट मास्टर को धन्यवाद देती हुई वह बस की तरफ मुड़ी। तभी मैं उतरकर सामने पहुंच गया। एक आदमी के अचानक सामने आ जाने से मिस पाल थोड़ा अचकचा गई, मगर मुझे पहचानते ही उसका चेहरा खुशी और उत्साह से खिल गया। रणजीत तुम? उसने कहा। तुम यहाँ कहाँ से टपक पड़े? मैं इस बस से मनाली आ रहा हूँ, मैंने कहा। अच्छा, मनाली तुम कब से आए हुए थे? 8-10 दिन हुए आया था, आज वापस जा रहा हूँ। आज ही जा रहे हो? मिस पाल के चेहरे से आधा उत्साह गायब हो गया। देखो कितनी बुरी बात है कि 8-10 दिन से तुम यहाँ हो और मुझसे मिलने की तुमने कोशिश भी नहीं की। तुम्हें यह तो पता ही था कि मैं कुल्लू में हूँ। हाँ, यह तो पता था, पर यह पता नहीं था कि कुल्लू के किस हिस्से में हो। अब भी तुम अचानक ही दिखाई दे गई। नहीं, मुझे कहाँ से पता चलता कि तुम इस जंगल को आबाद कर रही हो। सचमुच बहुत बुरी बात है, मिस पाल उल्लाहने के स्वर में बोली। तुम इतने दिनों से यहाँ हो और मुझसे तुम्हारी भेंट आज हुई, आज जाने के वक्त। ड्राइवर ज़ोर ज़ोर से हॉर्न बजाने लगा। मिस पाल ने कुछ चिढ़कर ड्राइवर की ओर देखा और एक साथ झिड़कने और क्षमा मांगने के स्वर में कहा, बस जी 1 मिनट, मैं भी इसी बस से कुल्लू चल रही हूँ। मुझे कुल्लू की एक सीट दीजिए, थैंक यू वेरी मच। और फिर मेरी तरफ मुड़कर बोली, तुम इस बस से कहाँ तक जा रहे हो? आज तो इस बस से जोगिंदर नगर जाऊँगा, वहाँ एक दिन रहकर कल सुबह आगे की बस पकड़ूँगा। ड्राइवर अब और ज़ोर से हॉर्न बजाने लगा। मिस पाल ने एक बार क्रोध और बेबसी के साथ उसकी तरफ देखा और बस के दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए बोली, अच्छा, कुल्लू तक तो हम लोगों का साथ है ही, और बात कुल्लू पहुंचकर करेंगे। मैं तो कहती हूँ कि तुम 2-4 दिन यहीं रुको, फिर चले जाना। बस में पहले ही बहुत भीड़ थी। 2-3 आदमी वहाँ से और चढ़ गए थे, जिससे अंदर खड़े होने की जगह भी नहीं रही थी। मिस पाल दरवाजे के अंदर जाने लगी तो कंडक्टर ने हाथ बढ़ाकर उसे रोक दिया। मैंने कंडक्टर से बहुतेरा कहा कि अंदर मेरी वाली जगह खाली है, मिस साहब वहाँ बैठ जाएंगी और मैं भीड़ में किसी तरह खड़ा होकर चला जाऊँगा। मगर कंडक्टर एक बार जिद पर अड़ा तो अड़ा ही रहा कि और सवारी नहीं चढ़ सकती। मैं अभी उससे बात ही कर रहा था कि ड्राइवर ने बस स्टार्ट कर दी। मेरा सामान बस में था, इसलिए मैं दौड़कर चलती बस पर सवार हो गया। दरवाजे से अंदर जाते हुए मैंने एक बार मुड़कर मिस पाल की तरफ देख लिया। वह इस तरह अचकचाई सी खड़ी थी जैसे कोई उसके हाथ से उसका सामान छीनकर भाग गया हो और उसे समझ न आ रहा हो कि उसे अब क्या करना चाहिए। बस हल्के हल्के मोड़ काटती कुल्लू की तरफ बढ़ने लगी। मुझे अफसोस होने लगा कि मिस पाल को बस में जगह नहीं मिली, तो मैंने क्यों न अपना सामान वहाँ उतरवा लिया। मेरा टिकट जोगिंदर नगर का था, पर यह ज़रूरी नहीं था कि उस टिकट से जोगिंदर नगर तक
जाऊं ही, मगर मिस पाल से भेंट कुछ ऐसे आकस्मिक ढंग से हुई थी और निश्चय करने के लिए समय इतना कम था कि मैं यह बात उस समय सोच भी नहीं सका था। थोड़ा सा समय और मिलता तो मैं ज़रूर कुछ देर के लिए वहाँ उतर जाता। उतने समय में तो मिस पाल से कुशल समाचार भी नहीं पूछ सका था। हालांकि मन में उसके संबंध में जानने की उत्सुकता थी। उसके दिल्ली छोड़ने के बाद लोग उसके बारे में जाने क्या क्या बातें करते रहे थे। किसी का ख्याल था कि उसने कुल्लू में एक रिटायर्ड अंग्रेज मेजर शादी कर ली है और मेजर ने अपने सेब के बगीचे उसके नाम कर दिए हैं। किसी की सूचना थी कि उसे वहाँ की सरकार की तरफ से वजीफ़ा मिल रहा है और वह करती वर्ती कुछ नहीं है, बस घूमती और हवा खाती है। कुछ ऐसे लोग भी थे जिनका कहना था कि मिस पाल का दिमाग खराब हो गया है और सरकार उसे इलाज के लिए अमृतसर के पागलखाने में भेज रही है। मिस पाल एक दिन अचानक अपनी लगी हुई 500 की नौकरी छोड़कर चली आई थी। उससे लोगों में उसके बारे में तरह तरह की कहानियाँ प्रचलित थीं। जिन दिनों मिस पाल ने त्यागपत्र दिया मैं दिल्ली में नहीं था, लंबी छुट्टी लेकर बाहर गया था। मिस पाल के नौकरी छोड़ने का कारण मैं काफ़ी हद तक जानता था। वह सूचना विभाग में हम लोगों के साथ काम करती थी और राजेंद्र नगर में हमारे घर से 10-12 घर छोड़कर रहती थी। दिल्ली में भी उसका जीवन काफ़ी अकेला था, क्योंकि दफ्तर के ज़्यादातर लोगों से उसका मनमुटाव था और बाहर के लोगों से वह मिलती बहुत कम थी। दफ्तर का वातावरण उसके अपने अनुकूल नहीं लगता था। वह वहाँ एक एक दिन जैसे गिनकर काटती थी। उसे हर एक से शिकायत थी कि वह घटिया किस्म का आदमी है जिसके साथ उसका बैठना नहीं हो सकता। वे लोग इतने ओछे और बेईमान हैं, वह कहा करती। इतनी छोटी और कमीनी बातें करते हैं कि मेरा इनके बीच काम करो तो हर वक्त दम घुटता रहता है। जाने क्यों ये लोग इतनी छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे से लड़ते हैं और अपने छोटे छोटे स्वार्थों के लिए एक दूसरे को कुचलने की कोशिश करते रहते हैं। मगर उस वातावरण में उसके दुखी रहने का मुख्य कारण दूसरा था, जिसे वह मुँह से स्वीकार नहीं करती थी। लोग इस बात को जानते थे, इसलिए जानबूझकर उसे छेड़ने के लिए कुछ न कुछ कहते रहते थे। बुखारिया तो रोज ही उसके रंग रूप पर कोई न कोई टिप्पणी कर देता था। क्या बात है मिस पाल, आज रंग बहुत निखर रहा है। दूसरी तरफ वह जोरावर से बात जोड़ देता। आजकल मिस पाल पहले से स्लिम भी तो हो रही हैं। मिस पाल इन संकेतों से बुरी तरह से परेशान हो उठती और कई बार ऐसे मौके पर कमरे से उठकर चली जाती। उसकी पोशाक पर भी लोग तरह तरह की टिप्पणियां करते रहते थे। वह शायद अपने मोटापे की क्षतिपूर्ति के लिए बाल छोटे कटवाती थीं और बनाव श्रृंगार से चिढ़ होने पर भी रोज़ काफ़ी समय मेकअप पर खर्च करती थी। मगर दफ्तर में दाखिल होते ही उसे किसी न किसी मुँह से ऐसी बात सुनने को मिल जाती थी। मिस पाल, नई कमीज की डिज़ाइन बहुत अच्छा है, आज तो गजब ढा रही हो तुम। मिस पाल को इस तरह की बातें दिल में चुभ जाती थीं। जितनी देर दफ्तर में रहती उनका चेहरा गंभीर बना रहता। जब 5 बजते तो वह इस तरह अपनी मेज से उठती जैसे कोई सज़ा भोगने के बाद उसे छुट्टी मिली हो। दफ्तर से उठकर वह सीधी अपने घर चली जाती और अगले दिन सुबह दफ्तर के लिए निकलने तक वहीं रहती। दफ्तर के लोगों से तंग आ जाने की वजह से ही वह और लोगों से भी मेल जोल नहीं रखना चाहती थी। मेरा घर पास होने की वजह से, या शायद इसलिए कि दफ्तर के लोगों में मैं ही ऐसा था जिसने उसे कभी शिकायत का मौका नहीं दिया था। वह कभी शाम को हमारे यहाँ चली आती थी। मैं अपनी बुआ के पास रहता था और मिस पाल मेरी बुआ
और उनकी लड़कियों से काफ़ी घुल मिल गई थी। कई बार घर के कामों में वह उनका हाथ बटा देती थी। किसी दिन हम उसके यहाँ चले जाते थे। वह घर में समय बिताने के लिए संगीत और चित्रकला का अभ्यास करती थी। हम लोग पहुँचे तो उसके कमरे में सितार की आवाज़ आ रही होती या वह रंग और कूचियाँ लिए किसी तस्वीर में उलझी होती। मगर जब वह उन दोनों में कोई भी काम न कर रही होती तो अपने तख्त पर बिछे मुलायम गद्दे पर 2 तकियों के बीच लेटी छत को ताक रही होती। उसके गद्दे पर जो झीना रेशमी कपड़ा बिछा रहता था उसे देखकर मुझे बहुत चिढ़ होती थी। मन करता था कि उसे खींचकर बाहर फेंक दूं। उसके कमरे में सितार, तबला, रंग, कैनवास, तस्वीरें, कपड़े तथा नहाने और चाय बनाने का सामान इस तरह उलझे बिखरे रहते थे कि बैठने के लिए कुर्सियों का उद्धार करना एक समस्या हो जाती थी। कभी मुझे उसके झीने रेशमी कपड़े वाले तख्त पर बैठना पड़ जाता तो मुझे मन में बहुत परेशानी होती। मन करता कि जितनी जल्दी हो सके उठ जाऊं। मिस पॉल अपने कमरे के चारों तरफ खोजकर कहाँ से एक चायदानी और 3-4 टूटी प्यालियाँ निकाल लेती और हम लोगों को फर्स्ट क्लास बोहीमन कॉफ़ी पिलाने की तैयारी करने लगती। कभी वह हम लोगों को अपनी बनाई तस्वीरें दिखाती और हम तीनों में और मैं, मेरी 2 बहनें अपना अज्ञान छिपाने के लिए उसकी प्रशंसा कर देती। मगर कई बार वह हमसे उदास मिलती और ठीक ढंग से बात भी न करती। मेरी बहनें ऐसे मौके पर उससे चिढ़ जाती और कहती कि भी उसके यहाँ फिर न आएंगी। मगर मुझे ऐसे अवसर पर मिस पॉल से ज़्यादा सहानुभूति होती। आखिरी बार जब मैं मिस पॉल के यहाँ गया मैंने उसे बहुत ही उदास देखा था। मेरा उन दिनों अपेंडिसाइटिस का ऑपरेशन हुआ था और मैं कई दिन अस्पताल में रहकर आया था। मिस पॉल उन दिनों रोज़ अस्पताल में खबर पूछने आती रही थीं। बुआ अस्पताल में मेरे पास रहती थी पर खाने पीने का सामान इकट्ठा करना उनके लिए मुश्किल था। मिस पॉल सुबह सुबह आकर सब्जियां और दूध दे जाती थीं। जिस दिन मैं उनके यहाँ गया उसके एक ही दिन पहले मुझे अस्पताल से छुट्टी मिली थी और मैं अभी काफ़ी कमज़ोर था। फिर भी उसने मेरे लिए जो तकलीफ़ उठाई थी उसका शुक्रिया करना मैं चाहता था। मिस पॉल ने दफ्तर से छुट्टी ले रखी थी और कमरा बंद किए अपने गद्दे पर लेटी थी। मुझे पता लगा कि शायद वह सुबह से नहाई भी नहीं है। क्या बात है मिस पॉल, तबीयत तो ठीक है? मैंने पूछा। तबीयत ठीक है, उसने कहा, मगर मैं नौकरी छोड़ने की सोच रही हूँ। क्यों, कोई ख़ास बात हुई है क्या? नहीं, ख़ास बात क्या होगी। बात बस इतनी ही है कि ऐसे लोगों के बीच काम कर ही नहीं सकती। मैं सोच रही हूँ कि दूर के किसी खूबसूरत से पहाड़ी इलाके में चली जाऊँ और वहाँ रहकर संगीत और चित्रकला का ठीक से अभ्यास करूँ। मुझे लगता है मैं खामख़ा यहाँ अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रही हूँ। मेरी समझ में नहीं आता कि इस तरह की ज़िंदगी जीने का आखिर मतलब क्या है। सुबह उठती हूँ, दफ्तर चली जाती हूँ, वहाँ 7-8 घंटे ख़राब करती हूँ, खाना खाती हूँ, सो जाती हूँ। यह सारा का सारा सिलसिला मुझे बिल्कुल बेमानी लगता है। मैं सोचती हूँ कि मेरी ज़रूरतें ही कितनी हैं। मैं कहीं और जाकर एक छोटा सा कमरा या सैक लूँ तो थोड़ा सा ज़रूरत का सामान अपने पास रखकर 50, 60 या 100 रुपए में गुजारा कर सकती हूँ। यहाँ मैं जो 500 लेती हूँ वे 5 के 500 हर महीने खर्च हो जाते हैं। किस तरह खर्च हो जाते हैं यह खुद मेरी समझ में नहीं आता। पर अगर ज़िंदगी इसी तरह चलती है तो क्यों खामख़ा दफ्तर आने जाने का भार ढोती रहूं।
बाहर रहने में कम से कम अपनी स्वतंत्रता होगी। मेरे पास कुछ रुपए पहले के हैं, मुझे प्रोविडेंट फंड के मिल जाएंगे। इतने में एक छोटी सी जगह पर मेरा काफ़ी दिन गुजारा हो सकता है। मैं ऐसी जगह रहना चाहती हूँ जहाँ यहाँ की ही गंदगी ना हो और लोग इस तरह की छोटी हरकतें ना करते हों। ठीक से जीने के लिए इंसान को कम से कम इतना तो महसूस होना चाहिए कि उसके आसपास का वातावरण उजला और साफ है और वह एक मेंढक की तरह गंदले पानी में नहीं जी रहा। मगर तुम यह कैसे कह सकती हो कि जहाँ तुम जाकर रहोगी वहाँ हर चीज़ वैसी ही होगी जैसी तुम चाहती हो? मैं तो समझता हूँ कि इंसान जहाँ भी चला जाए, अच्छी और बुरी तरह की चीज़ें उसे अपने आसपास मिलेंगी ही। तुम यहाँ के वातावरण से घबराकर कहीं और जाती हो तो यह कैसे कहा जा सकता है कि वहाँ का वातावरण भी तुम्हें ऐसा ही नहीं लगेगा? इसलिए मेरे ख्याल से नौकरी छोड़ने की बात तुम गलत सोचती हो। तुम यहीं रहो और अपना संगीत और चित्रकला का अभ्यास करती रहो। लोग जैसी बातें करते हैं उन्हें करने दो। पर मिस पाल की भी तृष्णा इससे कम नहीं हुई। तुम नहीं समझती रणजीत, वह बोली। यहाँ ऐसे लोगों के बीच और रहूँगी तो मेरा दिमाग बिल्कुल खोखला हो जाएगा। तुम नहीं जानते कि मैं जो तुम्हारे लिए सुबह दूध और सब्जियाँ लेकर जाती रही हूँ, उसे लेकर भी ये लोग क्या क्या बातें करते रहे हैं। जो लोग अच्छे से अच्छे काम का ऐसा कमीना मतलब लेते हों, उनके बीच आदमी रह ही कैसे सकता है। मैंने यह सब बहुत दिन सह लिया है, अब और मुझसे नहीं सहा जाता। मैं सोच रही हूँ जितनी जल्दी हो सके यहाँ से चली जाऊँ। बस यही एक बात तय नहीं कर पा रही थी कि जाऊँ कहाँ। अकेली होने से किसी अनजान जगह जाकर रहते डर लगता है। तुम जानते ही हो कि मैं। और बात बीच में छोड़कर वह उठ खड़ी हुई। अच्छा, तुम्हारे लिए कुछ चाय वाय तो बनाऊं? तुम अभी अस्पताल से निकल कर आए हो और मैं हूँ कि अपनी ही बात किए जा रही हूँ। तुम्हें अभी कुछ दिन घर पर आराम करना चाहिए। अभी से इस तरह चलना फिरना ठीक नहीं। मैं चाय नहीं पीऊँगा, मैंने कहा। मैं तुम्हें कुछ समझा तो नहीं सकता, सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि तुम लोगों की बातों को ज़रूरत से ज़्यादा महत्व दे रही हो। मेरा यह भी ख्याल है कि लोग वास्तव में उतने बुरे नहीं हैं जितना कि तुम उन्हें समझती हो। अगर तुम इस नज़र से सोचो कि इस बात को रहने दो, मिस पाल ने मेरी बात बीच में काट दी। मैं इन लोगों से दिल से नफ़रत करती हूँ। तुम इन्हें इंसान समझते हो, मुझे तो ऐसे लोगों से अपना पिंकी ज़्यादा अच्छा लगता है। यह उन सबसे कहीं ज़्यादा सभ्य है। पिंकी मिस पाल का छोटा सा कुत्ता था। वह कुछ देर उसे गोदी में लिए उसके बालों पर हाथ फेरती रही। मैंने पहले भी कई बार देखा था कि वह उस कुत्ते को एक बच्चे की तरह प्यार करती है और उसे खाना खिलाकर बच्चों की तरह ही तौलिए से उसका मुँह पोंछती है। मैं कुछ देर बाद वहाँ से उठकर चला तो मिस पाल पिंकी को गोदी में लिए मुझे बाहर दरवाजे तक छोड़ने आई। अंकल को टाटा करो, वह पिंकी की एक उंगली टांग से हिलाती हुई बोली। टाटा। मैं लंबी छुट्टी से वापस आया तो मिस पाल त्यागपत्र देकर जा चुकी थी। वह अपने बारे में लोगों को इतना ही बता कर गई थी कि वह कुल्लू के किसी गांव में बसने जा रही है। बाकी बातें लोगों की कल्पना ने अपने आप जोड़ दी थीं। बस ब्यास के साथ साथ मोड़ काट रही थी और मेरा मन हो रहा था कि लौटकर रायसन चला जाऊं। मैं मनाली में 10 दिन अकेला रहकर ऊब गया था और मिस पाल थी कि कई महीनों से वहाँ रहती थीं। मैं जानना चाहता था कि वह अकेली वहाँ कैसा महसूस करती है और नौकरी छोड़ने के बाद से
उसने क्या क्या कुछ कर डाला है। यूं एक अपरिचित स्थान पर किसी पुराने परिचय से मिलने और बात करने का भी अपना आकर्षण होता है। बस जब कुल्लू पहुंचकर रुकी तो मैंने अपना सामान वहां उतरवा कर हिमाचल राज्य परिवहन के दफ्तर में रखवा दिया और रायसन के लिए वापसी की पहली बस पकड़ ली। बस ने 15-20 मिनट में मुझे रायसन के बाज़ार में उतार दिया। मैंने वहाँ एक दुकानदार से पूछा कि मिस पाल कहाँ रहती हैं। मिस पाल कौन है भाई? दुकानदार ने अपने पास बैठे युवक से पूछा। वह तो नहीं, वह कटे बालों वाली मिस। हाँ, वही होंगी। दुकान में और भी 4-5 व्यक्ति थे। उन सबकी आंखें मेरी तरफ घूम गईं। मुझे लगा जैसे भी मन में यह तय करना चाह रहे हूँ कि कटे बालों वाली मिस के साथ मेरा क्या रिश्ता होगा। चलिए, मैं आपको उसके यहाँ छोड़ आता हूँ, कहकर युवक दुकान से उतर आया। सड़क पर मेरे साथ चलते हुए उसने पूछा, क्यों भाई साहब, यह मिस क्या अकेली ही हैं या? हाँ, अकेली ही हैं। कुछ देर हम लोग चुप रहकर चलते रहे। फिर उसने पूछा, आप उसके क्या लगते हैं? मुझे समझ नहीं आया कि मैं उसको क्या उत्तर दूं। पल भर सोचकर मैंने कहा, मैं उसका रिश्तेदार नहीं हूँ, उसे वैसे ही जानता हूँ। सड़क से बाईं तरफ थोड़ा ऊपर को जाकर हम लोग एक खुले मैदान में पहुँच गए। मैदान चारों तरफ से पेड़ों से घिरा था और बीच में 5-6 जालीदार कॉटेज बने थे जो बड़े बड़े मुर्गी खानों जैसे लगते थे। लड़का मुझे बताकर कि उनमें पहला कॉटेज मिस पाल का है, वहाँ से लौट गया। मैंने जाकर कॉटेज का दरवाज़ा खटखटाया। कौन है? अंदर से मिस पाल की आवाज़ सुनाई दी। एक मेहमान है मिस, दरवाज़ा खोलो। दरवाज़ा खुला है, आ जाइए। मैंने दरवाज़ा धकेलकर खोल लिया और अंदर चला गया। मिस पाल ने एक चारपाई पर अपना गद्दा लगा रखा था और उसी तरह 2 तकियों के बीच लेटी थी जैसे दिल्ली में अपने तख्त पर लेटी रहती थी। सिरहाने के पास एक खुली हुई पुस्तक रखी थी, बर्ट्रैंड रसेल की कॉन्क्वेस्ट ऑफ हैप्पीनेस। मैं देखकर तय नहीं कर सका कि वह पुस्तक पढ़ रही थी या लेटी हुई सिर्फ छत की तरफ देख रही थी। मुझे देखती ही वह चौंक कर बैठ गई। अरे तुम? हाँ मैं। तुमने सोचा भी नहीं होगा कि गया आदमी फिर वापस भी आ सकता है। बहुत अजीब आदमी हो तुम। वापस आना था तो उसी समय क्यों नहीं उतर गए? बजाय इसके कि शुक्रिया अदा करो जो 7 मील जाकर वापस चला आया हूँ। शुक्रिया अदा करती अगर तुम उसी समय उतर जाते और मुझे बस में अपनी सीट ले लेने देते। मैंने ठहाका लगाया और बैठने के लिए जगह ढूंढने लगा। वहाँ भी चारों तरफ वही बिखराव और अव्यवस्था थी जो दिल्ली में उसके घर दिखाई दिया करती थी। हर चीज़ हर दूसरी चीज़ की जगह काम में लाई जा रही थी। एक कुर्सी ऊपर से नीचे तक मैले कपड़ों से लदी थी। दूसरी पर कुछ रंग बिरंगे कलर थे और एक प्लेट रखी थी जिसमें बहुत सी कीलें पड़ी थीं। बैठो, मैं झट से तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ। मिस पाल व्यस्त होकर उठने लगी। अभी मुझसे बैठने को तो कहा नहीं और चाय की फिक्र पहले से करने लगी। मैंने कहा, मुझे बैठने की जगह बता दो और चाय वाय रहने दो। इस वक्त तुम्हारी बोहीमियन चाय पीने का जरा मन नहीं है तो मत पियो। मुझे कौन झंझट करना अच्छा लगता है। बैठने की जगह मैं अभी बनाए देती हूँ। और कपड़े हटाकर उसने एक कुर्सी खाली कर दी। बाईं तरफ एक बड़ी सी मेज थी पर उस पर भी इतनी चीज़ें पड़ी थीं कि कहीं कोहनी रखने तक की जगह नहीं थी। मैंने बैठकर टांगे फैलाने की कोशिश की
तो पता चला कपड़ों के ढेर के नीचे मिस पाल ने अपने बनाए खाके रख रखे हैं। मिस पाल फिर से अपने बिस्तर में तकियों के सहारे बैठ गई थीं। गद्दे पर उसने वही झीना रेशमी कपड़ा बिछा रखा था जिसे देखकर मुझे चिढ़ हुआ करती थी। मेरा उस समय भी मन हुआ कि उस कपड़े को निकालकर फाड़ दूं या कहीं आग में झोंक दूं। मैंने सिगरेट सुलगाने के लिए मेज से दिया सलाई की डिबिया उठाई, मगर खोलते ही वापस रख दी। डिबिया में दिया सलाइयाँ नहीं थीं, गुलाबी सा रंग भरा था। मैंने चारों तरफ नज़र दौड़ाई, मगर और डिबिया कहीं दिखाई नहीं दी। दिया सलाई किचन में होगी, मैं अभी लाती हूँ, कहती हुई मिस पाल फिर उठी और कमरे में चली गई। मैं उतनी देर आसपास देखता रहा। मुझे फिर उस दिन की याद हो आई जिस दिन मैं मिस पाल के घर देर तक बैठा उससे बातें करता रहा था। पिंकी से मिस पाल की टाटा कराने की बात याद आने से मैं हंस दिया। तभी मिस पाल दिया सलाई की डिबिया लिए आ गई। मेरा अकेले में हंसना शायद उसे बहुत अस्वाभाविक लगा। वह सहसा गंभीर हो गई। किसी ने कुछ खिला पिला दिया है क्या? उसने मजाक और शिकायत के स्वर में कहा। मैं अपने इस तरह लौटकर आने की बात पर हंस रहा हूँ, और जैसे अपने को ही अपने झूठ का विश्वास दिलाने के लिए मैंने अपनी हंसी की नकल की और कहा, मैं सोच भी नहीं सकता था कि इस अनजान जगह पर अचानक तुमसे भेंट हो जाएगी। और तुम्ही ने कहाँ सोचा होगा कि जो शख्स बस में आगे चला गया था वह घंटा भर बाद तुम्हारे कमरे में बैठा तुमसे बात कर रहा होगा। और विश्वास करके कि मैंने अपने हंसने के कारण की व्याख्या कर दी है, मैंने पूछा, तुम्हारा पिंकी कहाँ है? यहाँ दिखाई नहीं दे रहा। मिस पाल पहले से भी गंभीर हो गई। मुझे लगा कि उसका चेहरा अब काफ़ी रूखा लगने लगा है। आँखों में लाली भर आई थी, जैसे कई रातों से वह ठीक से सोई न हो। पिंकी को यहाँ आने के बाद एक रात सर्दी लग गई थी। उसने अपनी उंवास दबाकर कहा। मैंने उसे कितनी ही गर्म चीज़ें खिलाईं, पर वह 2 दिन में चलता बना। मैंने विषय बदल दिया। उससे शिकायत करने लगा कि वह जो अपने बारे में बिना किसी को ठीक बताए दिल्ली से चली आई। यह उसने ठीक नहीं किया। दफ्तर में अब भी लोग मिस पाल की बात करके हंसते होंगे। उसने ऐसे पूछा जैसे वह स्वयं उस मिस पाल से भिन्न हो जिसके बारे में वह सवाल पूछ रही थी। पर उसकी आंखों में यह जानने की बहुत उत्सुकता भर रही थी कि मैं उसके सवाल का क्या जवाब देता हूँ। लोगों की बातों को तुम इतना महत्व क्यों देती हो? मैंने कहा। लोग वैसी बातें इसलिए करते हैं कि उनके जीवन में मनोरंजन के दूसरे साधन बहुत कम होते हैं। जब वह व्यक्ति चला जाता है तो 4 दिन में यह भूल जाते हैं कि संसार में उसका अस्तित्व था भी या नहीं। कहते कहते मुझे एहसास हुआ आया कि मैंने यह कहकर गलती की है। मिस पाल मुझसे यही सुनना चाहती थी कि लोग अब भी उसके बारे में उसी तरह बात करते हैं और उसी तरह उसका मजाक उड़ाते हैं। यह विश्वास उसके लिए अपने वर्तमान को सार्थक समझने के लिए ज़रूरी था। हो सकता है तुम्हारे सामने बात ना करती हूँ, मिस पाल बोली, क्योंकि उन्हें पता है कि हम लोग मित्र रहे हैं। नहीं तो वे कमीने लोग बात करने से बाज आ सकते हैं। अच्छा था कि मिस पाल ने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया। उसने समझा कि मैं झूठ-मूठ उसे दिलासा देने की कोशिश कर रहा हूँ। हो सकता है बात करते भी हों, मैंने कहा, पर तुम अब उन लोगों की बात क्यों सोचती हो? कम से कम तुम्हारे लिए तो उन लोगों का अब अस्तित्व ही नहीं है। मेरे लिए उन लोगों का अस्तित्व कभी था ही नहीं। मिस पाल ने मुँह बिचका दिया। मैं उनमें से किसी को अपने पैर के अंगूठे के बराबर भी नहीं समझती थी। आगे की कहानी
नेक्स्ट पार्ट में आएगी। धन्यवाद।